गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम लेसन 3 मुद्रा और बैंकिंग समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे टिक लगा दी हैं, हम समझते जाएंगे। देखिए, पहले है मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। यानी हम अब आजकल जो भी वर्तमान में कार्य हो रहे हैं, कोई लेन देन हो रहा है, वो मुद्रा में हो रहा है। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी या अब मुद्रा में कोई ऐसा लेन देन नहीं होता है, तो वो हम वस्तु विनिमय उसे कहते हैं। वस्तु विनिमय में मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है, यद्यपि वे आवश्यकताओं के उभय संयोग की असंभाव्यता को अनुमानित करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। आप लिखेंगे जहां पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है किंतु मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। आपके क्लास 12 में वस्तु विनिमय की हानियां भी आती है कि क्यों वस्तु विनिमय सही हमारे लिए नहीं है। देखिए, एक मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत जरूरी है जिसमें लेन देन को सरल बनाया जाता है, और इस मध्यवर्ती वस्तुओं को हम मुद्रा कहते हैं। और जो दोनों पक्ष द्वारा स्वीकार्य ऐसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। यहाँ पे आपको मुद्रा की परिभाषा दे दी गई है कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा एक प्रकार की वस्तु है जिसे लेन देन में प्रयोग किया जाता है, इसमें लेन देन संभव बनाते हैं और ये दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार्य होती है। विनिमय का सुगम बनाना है, मुद्रा से हम क्या करते हैं, विनिमय को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य, जो कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन इसमें बनता है। मुद्रा के कार्य बताइए। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें टिक कर दी है जो कि आपको पॉइंट्स में लिखनी है। सबसे पहले है मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग आता है। समझते हुए चलेंगे। हम जब भी कोई लेन देन करते हैं तो उस लेन देन को हम मुद्रा से ही संपन्न करते हैं, यानी एक वस्तु के बदले हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए। दूसरा, मुद्रा लेखे की एक इकाई के रूप में हम कोई भी ट्रांजेक्शन है अगर उसको हमें रिकॉर्ड करना है तो हम मुद्रा को एक लेखे की इकाई के रूप में इसका हम प्रयोग यहाँ पे करके चलते हैं। यहाँ पे बीच में आपका वस्तु विनिमय टॉपिक दोबारा छेड़ दिया है इसने, इसे एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन है। ये आपका वस्तु विनिमय का पहला दोष हो गया, पहला दोष। और यही हमारे मुद्रा के कार्य में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम इस तरीके से लग सकते हैं कि मुद्रा में संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखा जाना संभव है, लेकिन वस्तु विनिमय में आगे के लिए यानी भविष्य के लिए हम इसे स्टॉक करके किसी वस्तु को नहीं रख सकते, लेकिन हम मुद्रा को स्टॉक करके रख सकते हैं। इसलिए मुद्रा के कार्य में ये तीसरा पॉइंट है और वस्तु विनिमय के कमियों का पहला पॉइंट है। दूसरी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या परिसंपत्तियों के रूप में संचित रखना चाहते हैं। दूसरा देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका, जो भी मुद्रा है वो हम दूसरी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उसे हम संचित करके रखते हैं, और परिसंपत्तियों के रूप में यानी हम अपनी एसेट्स अपनी प्रॉपर्टीज के रूप में भी उसे संचित करके रखा जा सकता है। मुद्रा को संचित करने के लिए बहुत जगह की भी आवश्यकता होती है। अभी वस्तु विनिमय का दूसरा हानि है कि कोई भी अगर वस्तु विनिमय से हम वस्तु का लेन देन कर रहे हैं तो उसको हम रिजर्व करने के लिए हमें काफी जगह की जरूरत होती है। जैसे हमने मान के चलिए गाय के बदले गेहूं की बोरी ली, तो गाय को भी हमको संचित करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी और गेहूं की बोरियों को भी हमें संचित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन यही आपका मुद्रा का फिफ्थ पॉइंट कार्य में आ जाएगा कि मुद्रा को संचित रखने के लिए बहुत जगह की आवश्यकता भी नहीं होती है। थोड़ा हम टेक्निकली पॉइंट से पढ़ेंगे तो हमारे को सारा कुछ यही आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा है मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है, यानी मुद्रा कभी भी नाश नहीं होती। ये आपकी मुद्रा का कार्य का छठा पॉइंट हो गया। वहीं आपका वस्तु विनिमय का तीसरी हानि हो गई कि कोई भी वस्तु होती है वो नाशवान होती है, और इसी तरीके से ये हम वस्तु विनिमय की हानि लिख देंगे और मुद्रा के कार्य के रूप में छठा पॉइंट हम लिखेंगे कि मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है। नेक्स्ट, संचय लागत अत्यंत कम होती है। अब देखिए, सातवां पॉइंट ये मुद्रा का बनता है कार्य का कि मुद्रा की जो संचय लागत है वो भी बहुत कम होती है, और यही चौथा पॉइंट वस्तु विनिमय की हानि बनता है कि संचय किसी भी वस्तु को संचित करने के लिए लागत अधिक होती है, लागत भी अधिक होगी, और पहले हमने पढ़ा था कि जगह भी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट, मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने के योग्य होती है। ये आपका आठवां पॉइंट है मुद्रा के कार्य में, यानी कि मुद्रा किसका कार्य करती है, मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है कि किसी भी व्यक्ति मतलब ये ग्रहण योग्य है, ये स्वीकार्य योग्य है, ये किसी भी व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है, करेगा, मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्वीकार्यता होती है, यानी आप किसी भी देश विदेश में चले जाइए,
मान के चलिए हम एक वस्तु विनिमय के आधार पे व्यापार करते हैं, तो हो सकता है हम सर्दी जैसे इलाकों में जाकर वहाँ पे लोगों को कॉटन के कपड़े दे रहे हैं, तो वो उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसके कॉटन के कपड़ों का ठंड वाले स्थान पे कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे स्थान पर। लेकिन अगर हम उन्हें मुद्रा देते हैं, तो ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हम कह के चलते हैं कि इसका यही आपका 9th पॉइंट कार्य बन जाएगा मुद्रा के कार्य की। इसमें सार्वभौमिक मुद्रा में सार्वभौमिक स्वीकार्यता होती है, और यही आपका वस्तु विनिमय का दोष भी बन जाएगा। हम थोड़ा सा इसे अलग करके लिखेंगे 5वें पॉइंट को, वस्तु विनिमय की हानि को। इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होती है, जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोट तथा सिक्कों से संबंधित न होकर। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि मुद्रा में क्या क्या शामिल है। देखिए, मुद्रा में सबसे पहले तो जितने भी वित्तीय सौदे होते हैं, उनमें जो हम बैंक में रखे नोट हैं, हमारे पास रखे नोट हैं, सिक्के हैं, इनको शामिल करने के साथ साथ जितने भी डिजिटल सूचनाएं हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये सब हमारी मुद्रा में आते हैं। भारत सरकार में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समायोजन करने के लिए। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और बनता है। थोड़े से टॉपिक इसमें मिलाकर दिए हुए हैं इस लेसन में, आपको उन्हें सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। पहली बात तो मुद्रा सार्वभौमिक स्वीकार्यता क्यों है? मुद्रा सार्वभौमिक स्वीकार्यता इसलिए होती है क्योंकि हमारे किसी भी देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो कि मुद्रा का संचालन करता है। इसी प्रकार हमारी जो इंडिया है उसमें हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जो आपकी मुद्रा है यानी आपका रुपया है, वो किसी भी रूप में स्वीकार्य है, उसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, भारत में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समायोजन किस प्रकार करती है? अधिक वित्तीय समायोजन। अच्छा, वित्तीय समायोजन यानी जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं पैसों का, मुद्रा का, वित्तीय उसे हम वित्तीय समायोजन में शामिल करते हैं। जैसे वित्तीय समायोजन करने के लिए जनधन खाते, आधार भुगतान प्रणाली, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आपका पेटीएम, आपका गूगल पे, ये सब वित्तीय समायोजन में शामिल है।